हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BHIC 108, दैट इज राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट 2। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम सब्जेक्ट वाइज आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इसमें हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। अगर आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को अच्छे से कवर करके जाते हो तो अपने आने वाले एग्जाम में 90+ तक मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustanknowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे जाना है और अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BHIC 108, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। इसी तरह से किसी दूसरे सब्जेक्ट कोड्स को भी अगर आपको सर्च करना है तो यहाँ पे सर्च कोड करके आप उसको गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। और इस तरह से गेस्ट पेपर से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो और आने वाले एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, वापस से अपने सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्क्राइब इन ब्रीफ द मेजर इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स दैट वेयर डोमिनेंट इन द 17th सेंचुरी यूरोप। तो यहाँ पे 17th सेंचुरी यूरोप की बात की जा रही है कि इस समय क्या चीज़ें थी जो उस समय ट्रेंड्स में आई। ठीक है, कुछ चीज़ें थी जो बदली, जिनका डोमिनेंट हमको देखने को मिला। सो द 17th सेंचुरी वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल चेंज इन यूरोप। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से क्या देखने को मिलता है, एक बदलाव देखने को मिलता है यूरोप के अंदर 17th सेंचुरी में। During this time, people began to question old beliefs and search for new knowledge through observations, research, reason and scientific experiment. So इस समय क्या होता है कि लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं पुराने जो बिलीफ्स होती हैं, यानी कि लोग जो पुरानी गाथाएं जो मान करके चले आ रहे थे अभी तक, अब उस पर सवाल उठने शुरू होते हैं इसी समय, और लोग नए ज्ञान के ऊपर अपना खोज शुरू करते हैं। ठीक है, जहाँ पर वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू, रीजन के थ्रू और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ज्ञान को ऑब्टेन करना शुरू करते हैं। दिस सेंचुरी विटनेस्ड द राइज ऑफ मॉडर्न साइंस, न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड चेंजेस इन रिलीजन एंड फिलॉसफी। यही शताब्दी था जिस समय हमको आधुनिक विज्ञान, ठीक है, नए राजनीतिक विचार और धर्म तथा फिलॉसफी में भी बदलाव हमको देखने को मिलता है। लोगों के सोच विचार में भी यहाँ पे बदलाव देखने को मिलता है। These intellectual trends laid the foundation for the enlightenment and the modern world। तो यही जो इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सोचने की जो क्षमता आती है लोगों के बीच में, लोग सवाल करने शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इनलाइटमेंट आता है। इनलाइटमेंट का नींव रखता है। इनलाइटमेंट मीन्स की ज्ञान की प्राप्ति होती है लोगों को और एक आधुनिक विश्व की शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड्स को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे। फर्स्ट इज़ द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ द 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में होने वाला एक सबसे बड़ा विकास था साइंटिफिक रेवोल्यूशन। ठीक है, साइंटिस्ट्स बिलीव दैट नेचर कुड बी अंडरस्टूड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड मैथमेटिक्स इंस्टीड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन एंशिएंट टेक्स्ट्स और रिलीजियस बिलीव्स। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे उनका मानना था कि प्रकृति को समझा जा सकता है ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, इसके बजाय कि हम सिर्फ रिलाई करें, निर्भर रहें पुराने जो प्राचीन काल के जो लिखे हुए, ठीक है, टेक्स्ट्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर, या फिर जो धार्मिक विश्वास है उसके ऊपर सिर्फ रिलाई करके हम रहें, उससे बेहतर है कि हम इसको क्या करें, ऑब्जर्व करें, एक्सपेरिमेंट से और मैथमेटिक्स से हम इसको समझें। ठीक है, यहाँ पे कुछ, ठीक है, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक के नाम लिखे गए हैं, जैसे कि निकोलस कोपरनिकस हो गए, गैलीलियो गैलीली हो गए, ठीक है, जोहानस केपलर हो गए, इसैक न्यूटन साहब हो गए। ये सब बहुत सारे डिस्कवरीज करते हैं यूनिवर्स के बारे में, मोशन के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड दिखा गया है डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब क्या होता है,
कोई भी चीज़ जो होता है पहले से अवेलेबल है हमारे पास, बट उसके बारे में पता नहीं है, वो पता लगाना क्या होता है, डिस्कवरी होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने बनाया जो पहले से नहीं था, ठीक है, और आपने उसको लाया बनाया किसी तरह से, तो वो इन्वेंशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो आपको पता होना चाहिए डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या अंतर होता है, ठीक है। सो दियर वर्क चेंज द वे पीपल अंडरस्टूड द नेचुरल वर्ल्ड। इनके जो काम थे, जो हमारे इतने सारे साइंटिस्ट लोग थे, इन्होंने जो काम किया यूनिवर्स के ऊपर, मोशन के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है, तो इनके जो काम थे ये कहीं ना कहीं लोगों का समझने का तरीका को ही बदल दिया, ठीक है। जो प्राकृतिक विश्व है उसको समझने का तरीका को ही बदल दिया, ठीक है। सेकेंड इज द राइज ऑफ रेशनलिज्म। रेशनलिज्म वाज द बिलीफ दैट ह्यूमन रीजन एंड लॉजिक आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज। रेशनलिज्म का मतलब था कि इसमें एक विश्वास था कि जो मानव के जो रीज़न और लॉजिक है, ठीक है, किसी भी चीज़ के होने का रीज़न और उसके पीछे का लॉजिक, ये बेहतर स्रोत है ज्ञान का, ठीक है। रेशनलिस्ट थिंकर्स आर्ग्यू दैट पीपल शुड यूज़ देयर माइंड्स इंस्टीड ऑफ एक्सेप्टिंग आइडियाज़ विदाउट क्वेश्चन। रेशनलिस्ट थिंकर जो होते थे वो आर्ग्यू करते थे कि लोगों को अपने माइंड का, दिमाग का, मस्तिष्क का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, इसके बजाय कि वो बस दूसरे के विचारों को बिना सवाल किए बस अपना ले। इसके बजाय क्या करना चाहिए, उनको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और उस पर प्रश्न करने चाहिए कि आखिर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। अ फ्रेंच फिलोसफर रेने डेस्कार्टेस बिकम फेमस फॉर द स्टेटमेंट आई थिंक देयरफॉर आई एम। तो यहाँ पे एक फ्रेंच फिलोसफर होते हैं जिनका नाम है रेने डेस्कार्टेस। वो बहुत ही प्रसिद्ध है, मशहूर हैं, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट था, अपने स्टेटमेंट के लिए मशहूर हैं। उनका स्टेटमेंट था आई थिंक, मैं सोचता हूँ, देयरफॉर आई एम, इसलिए मैं हूँ, ठीक है, मैं सोचता हूँ, मैं दिमाग को यूज करता हूँ, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ही इनकरेज पीपल टू डाउट एवरीथिंग अनटिल दे फाउंड क्लियर एविडेंस। उन्होंने इनकरेज किया लोगों को कि आप हर उस चीज़ पे डाउट करो, ठीक है, जब तक कि आपको उसका क्लियर एविडेंस नहीं मिल जाए तब तक आप उस पर डाउट करो, ठीक है। थर्ड इज द ग्रोथ ऑफ एम्पिरिसिज्म। Empiricism was another important intellectual trend. It emphasized that knowledge comes from experience, observation and experiments. तो empiricism क्या होता है, यहाँ की ये भी एक इंटेलेक्चुअल ट्रेंड था जहाँ पर ये बताता है कि कैसे हम नॉलेज को ले सकते हैं एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट्स करके, ठीक है। फ्रांसिस बेकन promotes the scientific method while John Locke argue that the human mind is like a blank slate at birth and gain knowledge through experience. तो यहाँ पे एक फ्रांसिस बेकन है, इन्होंने साइंटिफिक मेथड को प्रमोट किया। वहीं जो जॉन लॉके हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ठीक है, जब उसका जन्म होता है, यानी कि एक कोरे कागज़ की तरह कह सकते हैं, ब्लैंक स्लेट, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो नॉलेज को गेन करता है अपने एक्सपीरियंसेस से। वो हर दिन कुछ सीखता है, पहले दिन कुछ वर्ड सीखा, क सीखा, माँ सीखा, जो भी सीखा वो उस एक्सपीरियंसेस से उसको क्या करता है, नॉलेज से फुल करता है, ठीक है। दियर आइडियाज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड साइंस एंड एजुकेशन। उनके जो विचार हैं वो काफ़ी प्रभावित करते हैं विज्ञान और शिक्षा को। नेक्स्ट इज द रिलीजियस चेंज एंड टॉलरेंस। यूरोप एक्सपीरियंस्ड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आफ्टर द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट्स के बनने के बाद यूरोप में काफ़ी ज़्यादा धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले, धार्मिक टकराव देखने को मिले। देज कॉन्फ्लिक्ट्स इनकरेज्ड मेनी थिंकर्स टू सपोर्ट रिलीजियस टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं इनकरेज किया कि बहुत सारे जो थिंकर्स थे वो रिलीजियस टॉलरेंस को सपोर्ट करने लगे कि हर धर्म को हमको क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, और एक पीसफुल हमको रहना चाहिए। पीपल इंक्रीजिंगली बिलीव दैट इंडिविजुअल शुड हैव द फ्रीडम टू फॉलो दियर ओन पाथ। और लोगों को यहाँ पे ये विश्वास दिलाया गया कि जो लोग हैं उनके पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी राह को खुद से चूज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल थाउट। द 17th सेंचुरी ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़। तो ये 17वीं शताब्दी में हमको कुछ नए पॉलिटिकल आइडियाज़ भी डेवलप होते हुए दिखे। थिंकर्स बिगेन टू डिस्कस द पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट एंड द राइट ऑफ सिटीजन्स। यहाँ पे जो थिंकर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि आखिर जो गवर्नमेंट है उसकी क्या पर्पज़ है और जो राइट्स ऑफ सिटीजन्स है उसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। थॉमस हॉब्स इन हिज बुक लेवियाथन आर्ग्यू दैट अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट वाज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर। थॉमस हॉब्स जो हैं वो अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब का नाम है लेवियाथन, उसमें वो लिखते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़रूरी है कहीं पर भी ऑर्डर को मेंटेन करने में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जॉन लॉक बिलीव दैट गवर्नमेंट एग्जिस्ट
टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। वहीं जो जॉन लॉक के हैं वो बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे होती हैं जो हमारे नेचुरल राइट्स हैं लाइफ के, लिबर्टी के और प्रॉपर्टी के, उसको सुरक्षित रखने के लिए। हिज आइडियाज़ लेटर इन्फ्लुएंस्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और उनके विचार जो हैं वो बाद में यहाँ पे सॉरी उनके जो विचार हैं वो बाद में प्रभावित करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड प्रिंटिंग। द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस मेड बुक्स मोर अवेलेबल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस के स्प्रेड होने की वजह से बहुत सारे बुक्स का यहाँ पे अवेलेबल होना पॉसिबल हो पाता है। यूनिवर्सिटीज़, साइंटिफिक सोसाइटीज़ एंड लाइब्रेरीज एक्सपेंडेड। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे बनते हैं, साइंटिफिक सोसाइटीज़ बनाए जाते हैं और लाइब्रेरीज़ को भी फैलाया जाता है। साइंटिफिक जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स हेल्प स्प्रेड न्यू आइडियाज़ क्विकली अक्रॉस यूरोप, इंकरेजिंग लर्निंग एंड डिबेट्स। तो यहाँ पे कुछ जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फैलाते हैं नए विचारों को पूरे यूरोप भर में, और इससे लर्निंग और डिबेट जो है वो काफ़ी इनकरेज किया जाता है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन में बता सकते हैं द 17th सेंचुरी वाज एन एज ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। तो 17वीं शताब्दी जो था एक समय जिसमें बहुत सारे हमको बदलाव देखने को मिलते हैं यूरोप के अंदर। द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज एंड द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन चेंज यूरोपियन सोसाइटी। तो यहाँ पे कुछ साइंटिफिक रेवोल्यूशन आने की वजह से, रेशनलिज्म की वजह से, एम्पिरिसिज्म की वजह से, न्यू पॉलिटिकल थ्योरीज आने की वजह से और भी कई सारी चीज़ें की वजह से, जैसे कि एजुकेशन का ग्रोथ होना, यूरोपियन सोसाइटी पूरी तरीके से बदल जाता है। दिस डेवलपमेंट्स इनकरेज्ड क्रिटिकल थिंकिंग, साइंटिफिक इनक्वायरी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, प्रिपेयरिंग द वे फॉर द इनलाइटमेंट एंड द मॉडर्न एज। तो ये सारे जो डेवलपमेंट्स होते हैं ये इनकरेज करते हैं लोगों को सोचने में, साइंटिफिक इंक्वायरी, किसी चीज़ के पीछे का साइंस जो है उसको जानने में, सवाल उठाने में, और इंडिविजुअल के फ्रीडम को बढ़ाने में, जो कि एक नया तरीका लाता है इनलाइटमेंट का और मॉडर्न एज का, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे 17th सेंचुरी का जो समय होता है उस समय बहुत ज़्यादा हमको इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है यूरोप के अंदर, जहाँ पे लोग अब किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले उस पर सवाल करते हैं, उसके पीछे के फैक्ट को जानना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्रीफली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट इन द इंग्लैंड टिल 1649। तो यहाँ पे 1649 तक इंग्लैंड के अंदर किंग और पार्लियामेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसका क्या नेचर था उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। सो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट इन इंग्लैंड वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा ये पॉलिटिकल स्ट्रगल रहा जो किंग और पार्लियामेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो, ठीक है। इट लास्ट फॉर मेनी ईयर्स एंड फाइनली लेड टू द इंग्लिश सिविल वॉर इन 1642 टू 1649। ये कई सालों तक चलता रहा और अंततः इंग्लिश सिविल वॉर में ये बदल गया जो कि 1642 से 1649 तक चला। द मेन इशू वॉज वेदर द किंग शुड हेयर एब्सोल्यूट पावर और वेदर ही शुड रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड विथ द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट। जो इसका मेन जो मुद्दा था, मेन जो इशू था वो ये था कि क्या किंग के पास सारे पावर होंगे, एब्सोल्यूट पावर होंगे, या फिर किंग जो है वो रूल करेगा वहाँ के कानून के अनुसार जो कि पार्लियामेंट के कंसेंट से बना है। द स्ट्रगल ended in 1649 with the execution of King Charles I and the temporary end of monarchy। और ये स्ट्रगल ख़त्म होता है 1649 में जब चार्ल्स फर्स्ट जो किंग होते हैं वहाँ के उनको एक्सक्यूट कर दिया जाता है और मोनार्की कुछ समय के लिए यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। क्या है इसके काउज ये हम समझेंगे। काउज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो द फर्स्ट इज द डिस्प्यूट ओवर रॉयल पावर। द किंग्स ऑफ द स्टुअर्ट डायनेस्टी स्पेशली जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट बिलीव इन द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। तो जो स्टुअर्ट डायनेस्टी होती है उस समय उसके जो राजा होते हैं, एक जेम्स फर्स्ट और एक चार्ल्स फर्स्ट, ये मानते हैं कि राजाओं के पास क्या होता है, डिवाइन राइट होता है। उनके अनुसार क्या होता है, किंग के पास अथॉरिटी होती है गॉड से मिली हुई, ठीक है, और वो किसी भी पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल नहीं होते हैं, जवाबदेही नहीं होते हैं। पार्लियामेंट स्ट्रांगली अपोज दिस बिलीफ एंड वांटेड अ ग्रेटर रोल इन गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट इस विश्वास को बिल्कुल अपोज करता है और वो चाहता है कि पार्लियामेंट का गवर्नमेंट में एक अपना रोल हो, ठीक है। सेकेंड इज द फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट्स। द किंग ऑफन नीडेड मनी टू रन द गवर्नमेंट एंड फाइट वॉर्स। यहाँ पे जो राजा होते हैं उनको पैसों की ज़रूरत होती है जिससे वो अपने सरकार को चला सकें और लड़ाइयाँ लड़ सकें। पार्लियामेंट रिफ्यूज टू ग्रांट टैक्सेस अनटिल द किंग एक्सेप्ट इट्स डिमांड। पार्लियामेंट किसी भी तरह के टैक्स को ग्रांट करने से रिफ्यूज़ कर देती है जब तक कि राजा उनके डिमांड्स को मान न ले।
चार्ल्स फर्स्ट कलेक्टेड टैक्सेस विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल सच एज शिप मनी विच मेड पीपल्स अनहैप्पी। चार्ल्स फर्स्ट जो वहाँ के किंग होते हैं वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं बिना पार्लियामेंट्स के अप्रूवल के, जैसे कि शिप मनी टैक्स लगाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी नाखुश हो जाते हैं। थर्ड इज द रिलीजियस डिफरेंसेस। चार्ल्स फर्स्ट सपोर्टेड मेनी चर्च रिफॉर्म्स दैट लुक्ड सिमिलर टू रोमन कैथोलिक प्रैक्टिसेस। चार्ल्स फर्स्ट जो होते हैं वो बहुत सारे चर्च रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं जो कि सिमिलर लगते हैं रोमन के कैथोलिक प्रैक्टिसेस के जैसे। सो मेनी प्रोटेस्टेंट्स स्पेशली द पुरिटन्स feared that England was moving back towards कैथोलिसिज्म। तो यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोटेस्टेंट्स होते हैं, खास करके जो पुरिटन्स होते हैं, वो उनको डर होता है कि कहीं जो इंग्लैंड जो है वो फिर से कैथोलिसिज्म को ना अपना ले। ठीक है। पार्लियामेंट सपोर्टेड द पुरिटन्स एंड अपोज द किंग्स रिलीजियस पॉलिसी। पार्लियामेंट इस समय पुरिटन्स को सपोर्ट करती है और किंग्स के जो रिलीजियस पॉलिसी है उसको अपोज करती है। अब इसके वजह से कुछ यहाँ पे हमको रूल्स भी देखने को मिलते हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। So the personal rule 1629 to 1640. In 1629, Charles first dissolved parliament and ruled alone for 11 years, a period known as the personal rule. तो क्या होता है 1629 में चार्ल्स फर्स्ट जो किंग होता है वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देता है, भंग कर देता है और अकेले 11 ईयर्स तक के लिए रूल करता है। ठीक है। और इसी पीरियड को पर्सनल रूल कहा जाता है। सो ड्यूरिंग दिस टाइम ही इम्पोज टैक्सेस विदाउट पार्लियामेंट्स कंसेंट। इस समय वो क्या करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं बिना पार्लियामेंट के कंसेंट के। हिज अटेम्प्ट टू फोर्स रिलीजियस चेंज इन स्कॉटलैंड लेड टू रेबेलियन एंड ही वाज फोर्स्ड टू कॉल पार्लियामेंट अगेन बिकॉज ही नीडेड मनी फॉर वॉर। अब क्या होता है, इस समय वो फोर्स रिलीजियस चेंज करवाते हैं स्कॉटलैंड में, जिससे की वजह से वहाँ पे रेबेलियन क्रिएट हो जाता है। ठीक है। बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद वो पार्लियामेंट को बुलाता है फिर से अगेन, क्योंकि उसको वॉर के लिए पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है। सेकेंड, द इंग्लिश सिविल वॉर 1642 टू 1649। द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम अ सिविल वॉर इन 1642। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा था राजा और पार्लियामेंट के बीच में, ये एक सिविल वॉर बन जाता है 1642 में। द किंग्स सपोर्टर्स वेयर कॉल्ड रॉयलिस्ट वाइल पार्लियामेंट सपोर्टर्स वेयर नोन एज राउंड हेड्स। अब जो किंग को सपोर्ट कर रहे थे उनको रॉयलिस्ट कहा जाता था और यहाँ पे जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करने वाले होते हैं उनको राउंड हेड्स कहा जाता है। पार्लियामेंट्स आर्मी लेड बाय ओलिवर क्रॉमवेल एंड द न्यू मॉडल आर्मी प्रूव्ड स्ट्रॉन्गर एंड डिफीटेड द किंग। ये जो पार्लियामेंट की जो आर्मी होती है उसको लेड कर रहे होते हैं ओलिवर क्रॉमवेल, और जो न्यू मॉडल आर्मी होती है उसको भी। अब यहाँ से ये काफ़ी स्ट्रांग होती है और ये डिफीट कर देती है किंग को। ठीक है। तो यहाँ पे किंग की हार हो जाती है। चार्ल्स फर्स्ट was captured after the war, but he secretly tried to regain power, leading to a second civil war. Parliament considered this is a betrayal. So अब यहाँ पे चार्ल्स फर्स्ट को कैप्चर कर लिया जाता है वॉर के बाद, लेकिन वो किसी भी तरह से छुप छुपा कर फिर से अपने पावर को रिगेन करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से सेकेंड सिविल वॉर होने की संभावना हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद पार्लियामेंट उसको एक बेट्रेल की तरह देखता है कि ये क्या है, उसके साथ विश्वासघात है, धोखा है। ठीक है। अब उसके बाद एक्सक्यूट कर दिया जाता है चार्ल्स फर्स्ट को। Execution of Charles I 1649. In 1649, Charles I was put on the trial for a treason against the people of England. तो जो यहाँ पे लोग होते हैं, ठीक है, इंग्लैंड के लोग होते हैं, उनके ऊपर दे दिया जाता है कि ये आपके मतलब हवाले है, अब आप इसको जो भी करें। ठीक है। आप इनको गिल्टी मानते हैं तो उसके हिसाब से इस पर सुनवाई की जाएगी। ही वॉज फाउंड गिल्टी एंड एक्सिक्यूटेड ऑन 30 जनवरी 1649। अब उसमें वो दोषी पाए जाते हैं और उनको 30 जनवरी 1649 ईस्वी में एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एन इंग्लिश किंग वॉज लीगली ट्राइड एंड एक्सिक्यूटेड बाई हिज ऑन पीपल। ये पहली बार ऐसा होता है कि कोई अंग्रेज राजा जो होता है वो लीगली क्या कहता है, उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता है उसके अपने लोगों द्वारा। आफ्टर हिज डेथ इंग्लैंड बिकम अ कॉमनवेल्थ विथ ओलिवर क्रॉमवेल प्लेइंग अ लीडिंग रोल। इसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद इंग्लैंड एक कॉमनवेल्थ हो जाता है जहाँ पर ओलिवर क्रॉमवेल जो होते हैं वो लीडिंग रोल में यहाँ पे प्ले करते हैं। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग एंड द पार्लियामेंट अंटिल 1649 वाज अ स्ट्रगल ओवर पॉलिटिकल पावर, टैक्सेशन एंड रिलीजन। 1649 ईस्वी से 49 ईस्वी तक जो किंग और पार्लियामेंट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था वो स्ट्रगल था पॉलिटिकल पावर के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर और रिलीजन के ऊपर। इट इंडेड विद द डिफीट एंड एक्सक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, प्रूविंग दैट इवन द किंग वाज सब्जेक्ट टू द लॉ। और ये ख़त्म होता है कैसे, तो जो चार्ल्स फर्स्ट होता है उसके डिफीट और एक्सक्यूशन के बाद, जिससे ये साबित होता है कि किंग चाहे कोई भी हो, किंग भी क्यों ना हो, वो सब क्या है, कानून के अंदर है। ठीक है, सब्जेक्ट टू लॉ है।
दिस कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड स्ट्रेथेंड द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम। ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके वजह से फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का, और उसके बाद जो पार्लियामेंट का जो पोजीशन होता है इंग्लिश पॉलिटिकल सिस्टम में वो और ज़्यादा स्ट्रेथन हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे किंग और पार्लियामेंट के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो गए, और यहाँ पे किंग जो था चार्ल्स फर्स्ट वो एक्सक्यूट कर दिया गया, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ब्रीफली डिस्कस द नेचर एंड स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स इन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन द 18th सेंचुरी। तो इंग्लैंड और फ्रांस के कैसे पॉलिटिक्स और कैसे स्टेट हैं, उनके क्या नेचर है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द 18th सेंचुरी वाज एन इंपॉर्टेंट पीरियड इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बोथ इंग्लैंड एंड फ्रांस। तो 18वीं शताब्दी जो है वो दोनों के लिए, चाहे वो इंग्लैंड हो या फिर फ्रांस हो, दोनों के लिए उनके पॉलिटिकल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है। ऑल्दो बोथ कंट्रीज हैड किंग्स देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वेरी डिफरेंट। क्योंकि दोनों जो देश हैं उनके पास क्या होता है, किंग होता है, किंग रूल होता है, लेकिन फिर भी उनका जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल अलग है। इंग्लैंड के पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, जहाँ पे किंग जो है वो शेयर करता है पावर पार्लियामेंट के साथ। वहीं फ्रांस जो है वो एब्सोल्यूट मोनार्की के साथ चलता है, जहाँ पे किंग जो है वो सारा अपना अथॉरिटी, कंप्लीट अथॉरिटी अपने पास रखता है। और ये जो डिफरेंसेज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं वहाँ के पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट के ऊपर दोनों कंट्रीज़ में, ठीक है। तो पहले हम इंग्लैंड को देखेंगे, इंग्लैंड में कैसा स्टेट है, कैसा उसकी पॉलिटिक्स है। आफ्टर द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 इंग्लैंड बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होने के बाद इंग्लैंड जो है वो पूरा तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाता है। द पावर ऑफ किंग वेयर लिमिटेड बाय पार्लियामेंट थ्रू द बिल ऑफ राइट्स। तो कुछ बिल ऑफ राइट्स बना करके, एक कानून बना करके यहाँ पे पार्लियामेंट जो है वो किंग के पावर को लिमिट करता है, कम करता है, रोकता है, ठीक है। इसके क्या मेन फीचर होते हैं। फर्स्ट, द किंग कुड नॉट रूल विदाउट पार्लियामेंट सपोर्ट। बिना पार्लियामेंट के सपोर्ट के किंग रूल नहीं कर सकता है। सेकेंड, पार्लियामेंट हैड द अथॉरिटी टू मेक लॉ, अप्रूव टैक्सेस एंड कंट्रोल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी होता है कि वो कानून बनाएगा, टैक्सेस लगाएगा, और जो भी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, कितनी खर्च करने हैं कहाँ पर, उसको वो कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ग्रेजुअली बिकम मोर पावरफुल। यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या कैबिनेट होंगे उनके पास ज़्यादा ताकत होगा। पॉलिटिकल पार्टीज सच एज विग्स एंड टॉरिस इमर्ज एज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गवर्नमेंट। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज बन रहे हैं जैसे कि विग्स और टॉरिस, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं गवर्नमेंट को बनाने में। नेक्स्ट, द जुडिशियरी बिकेम मोर इंडिपेंडेंट इंश्योरिंग जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ। यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो और ज़्यादा क्या है, स्वतंत्र है, जिससे कि सभी को कानून के अनुसार न्याय मिलेगा। नेक्स्ट, सिटीजन्स इंजॉयड ग्रेटर प्रोटेक्शन ऑफ दियर राइट्स कंपेयर टू मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, तुलना में, यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं उनको उनके अधिकारों की ज़्यादा सुरक्षा मिलती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंग्लैंड एक्सपीरियंस्ड ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इसके फलस्वरूप जो इंग्लैंड है वहाँ पे हमको एक ग्रेटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, स्थिरता देखने को मिलती है, राजनीतिक स्थिरता देखने को मिलती है, और एक पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होता है, काफ़ी शांतिपूर्वक यहाँ पे डेवलपमेंट होता है 18th सेंचुरी के अंदर। अब हम इसी तरह से फ्रांस को देखेंगे कि फ्रांस में कैसा स्टेट है, कैसा पॉलिटिक्स है। फ्रांस वाज रूल्ड बाय द एब्सोल्यूट मोनार्की। यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की होता है, जहाँ पर जो किंग होते हैं लुइस 15 एंड लुइस 16, उनके अंदर ज़्यादा हमको एब्सोल्यूट मोनार्की देखने को मिलता है। द किंग वाज बिलीव टू रूल बाय द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, मीनिंग दैट हिज अथॉरिटी केम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पे जो किंग हैं वो मानते हैं कि उनको जो रूल करना है वो डिवाइन राइट है किंग का, ठीक है। यानी कि उनको जो अथॉरिटी दी गई है वो कहाँ से दी गई है, भगवान के पास से दी गई है, ऐसा वो विश्वास करते हैं, मानते हैं, ठीक है। अब इसके क्या मेन फीचर्स हैं वो समझते हैं। फर्स्ट, द किंग हेल्ड कंप्लीट कंट्रोल ओवर लॉ मेकिंग, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री। यहाँ पे जो राजा होते हैं उसके पास सारा कंट्रोल होता है, चाहे वो कानून बनाने के ऊपर हो, टैक्स लगाने के ऊपर हो, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के ऊपर हो, या फिर मिलिट्री का ही यूज करना क्यों ना हो। देयर वाज नो रेगुलर पार्लियामेंट टू लिमिट द किंग्स पावर। यहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं होता है जो किंग के पावर को लिमिट करे, कंट्रोल करे। फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। यहाँ पे फ्रेंच की अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी होते थे, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी होते थे, और थर्ड स्टेट में कॉमन पीपल होते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रिविलेज इंजॉय कर रहे होते थे, ठीक है। द क्लर्गी एंड नोबिलिटी इंजॉयड मेनी प्रिविलेज एंड पेड लिटिल और नो टैक्सेस। यहाँ पे क्लर्गी और नोबिलिटी जो होते हैं वो ज़्यादा प्रिविलेज मतलब कि बहुत सारी सुविधाएँ जो हैं वो यहाँ पे ये इंजॉय कर रहे होते हैं, और कोई भी टैक्स नहीं देते हैं या फिर बहुत कम देते हैं, ठीक है। वहीं जो कॉमन पीपल होता है उसके पास बहुत ज़्यादा टैक्स देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनको ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, और साथ ही साथ उनको बहुत कम पॉलिटिकल राइट्स भी दिए जाते हैं, ठीक है। करप्शन, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीज पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन। यहाँ पे करप्शन बहुत देखने को मिलता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं, समाज में असमानता होती है, जिसकी वजह से पब्लिक में डिससेटिस्फैक्शन फैलता है।
दिस प्रॉब्लम्स फाइनली लीड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं इसके वजह से हमको फ्रांसीसी क्रांति देखने को मिलता है 1789 में, जो कि ख़त्म कर देता है एब्सोल्यूट मोनार्की को, और यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सॉवरेनिटी। अब इनके बीच का एक कंपैरिजन हम यहाँ पे दिए हैं, जिसको हम देखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड में हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, वहीं फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, यहाँ पे किंग होता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे पार्लियामेंट का रोल होता है, जो कि उसको कंट्रोल करता है, कहीं ना कहीं लिमिट करता है। यहाँ पे सिर्फ किंग होता है जिसके पास सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। सेकेंड, अगर इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे पार्लियामेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, यहाँ पे किंग के पास सारे पावर होते हैं, ठीक है। देख लिए इंग्लैंड में देखें तो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे थी, ठीक है, 2 पॉलिटिकल पार्टी हमने देखा। यहाँ पे कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है। इंग्लैंड में बेटर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स, सिटीजन के जो अधिकार होते हैं उसका बहुत ही अच्छा सा प्रोटेक्शन होता है। यहाँ पर कोई भी राइट्स नहीं होते हैं, बहुत ही लिमिटेड राइट्स होते हैं कॉमन पीपल के लिए फ्रांस में। इंग्लैंड में बात करें तो पॉलिटिकली बहुत ही स्टेबल है, ठीक है, स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। वहीं फ्रांस में यहाँ पे अनरेस्ट होता है और रेवोल्यूशन लगातार देखने को मिलते हैं, जिससे हमको फ्रांस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, वो देखने को मिलता है 1789 में, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पर हमने कंपैरिजन देख लिया। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, इन द 18th सेंचुरी द इंग्लैंड एंड फ्रांस फॉलो 2 डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। 18th सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस दोनों अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स को यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। इंग्लैंड डेवलप अ बैलेंस गवर्नमेंट वेयर पार्लियामेंट शेयर पावर विद द किंग, प्रमोटिंग स्टेबिलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रूल। इंग्लैंड जो है वो यहाँ पे एक बैलेंस गवर्नमेंट को अपना चलाता है, जहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो भी पावर को शेयर कर रही होती है किंग के साथ, और एक स्टेबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल हमको देखने को मिलता है। वहीं फ्रांस जो है वो अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की के ऊपर रहता है, जहाँ पर किंग के पास सारे अथॉरिटी होती है, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन फैलता है। ये सारे जो डिफरेंसेस हैं ये दोनों के फ्यूचर में, आगे फ्यूचर को शेप देने में काम करती है। जहाँ पे इंग्लैंड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के मॉडल के ऊपर काम करता है, वहीं फ्रांस जो है वो मेजर रेवोल्यूशन वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे उनके ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। तो बाद में फ्रांस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशन के बाद उनके भी जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं वो उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे 18th सेंचुरी के अंदर में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों में काफ़ी हद तक चेंजेस देखने को मिलते हैं। दोनों जगह पे, एक जगह पे जहाँ पे हमको एब्सोल्यूट मोनार्की देखने को मिलता है फ्रांस में, वहीं इंग्लैंड में हमको एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलता है, ठीक है। और ये दोनों मिल करके अपने अपने जगह पे अपने चीज़ों के अनुसार अपना रूल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं दैट इज डिस्कस द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स इन यूरोप इन द 17th एंड 18th सेंचुरी। सो 17th 18th सेंचुरी के बीच में क्या डेमोग्राफिक ट्रेंड्स था यूरोप के अंदर। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स मीन्स यहाँ पे कैसा बर्थ रेट है, कैसा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। सो द 17th एंड 18th सेंचुरी वेयर अ पीरियड ऑफ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक चेंज इन द यूरोप। तो 17th और 18th सेंचुरी जो था वो ऐसा दौर था जहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं यूरोप के अंदर। डेमोग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इंक्लूडिंग बर्थ रेट, डेथ रेट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है कि पॉपुलेशन की स्टडी करना, जहाँ पर हम उसका बर्थ रेट देखते हैं, डेथ रेट देखते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी यूरोप फेस्ड स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ बिकॉज ऑफ वॉर, डिजीज एंड फेमाइन। 17वीं शताब्दी में यूरोप बहुत ही धीमा, ठीक है, बहुत ही स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ देखता है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे वॉर होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, फेमाइन आता है, ठीक है, अकाल पड़ता है, ठीक है। However, in the 18th century, the population increased rapidly due to better farming, improved health and greater food supply। वहीं जबकि देखते हैं कि 18th सेंचुरी में क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर फार्मिंग बेहतर हो जाता है, हेल्थ इंप्रूव हो जाता है और हमको फूड सप्लाई भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो 17th सेंचुरी में पॉपुलेशन होता है उसको हम पहले देखते हैं। पॉपुलेशन इन द 17th सेंचुरी। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी यूरोप एक्सपीरियंस्ड स्लो और अनइवन पॉपुलेशन ग्रोथ। 17th सेंचुरी के समय अगर हम बात करें तो यूरोप में काफ़ी धीमा और नहीं के बराबर पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, ठीक है, अनइवन। मेनी कंट्रीज सफर्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंट वॉर सच एज द 30 ईयर वॉर विच कॉजेज हैवी लॉस ऑफ लाइफ। बहुत सारे देश जो होते हैं वो उस समय यूरोप के लगातार वॉर को फेस कर रहे होते हैं, जैसे कि 30 ईयर्स ऑफ वॉर जो चल रहा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइफ का लॉस होता है। एपिडेमिक्स लाइक द प्लेग ऑल्सो किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। यहाँ पे एक टर्म है एपिडेमिक्स, ठीक है, एपिडेमिक्स, और एक टर्म होता है पेंडेमिक्स। आपको पता करना है दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक एपिडेमिक्स आता है, ठीक है, जैसा कि प्लेग, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल मर जाते हैं महामारी की तरह, ठीक है। पुअर हार्वेस्ट लेड टू फेमाइंस एंड मेनी पीपल डाई फ्रॉम हंगर एंड डिजीज। हार्वेस्ट पुअर होने की वजह से, यानी कि जो फसल है वो ख़राब हो जाता है, पुअर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फेमाइन आता है, ठीक है, और इससे कई सारे लोग भूख से मरते हैं, बीमारी से मर जाते हैं, ठीक है।
हाई बर्थ रेट वेयर बैलेंस बाय हाई डेथ रेट। यहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है बट डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन का जो, ठीक है, कोई भी अप या डाउन होना बहुत ही कम देखने को मिलता है, ठीक है, बैलेंस हो जाता है एक तरह से, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी वाज वेरी हाई, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होता है, नवजात जो शिशु होते हैं उनका मरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड मेनी चिल्ड्रेन डिड नॉट सर्वाइव टू एडल्टहुड, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अपने मतलब एडल्ट एज आते आते तक सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से ऐसा होता है। एज अ रिजल्ट द ओवरऑल पॉपुलेशन रिमेन्ड ऑलमोस्ट स्टेबल इन मेनी रीजन। इसके फलस्वरूप हमको देखने को मिलता है कि ओवरऑल जो पॉपुलेशन होता है वो कई जगह क्षेत्रों पे हमको रिमेन मतलब स्टेबल ही देखने को मिलता है, ठीक है, कि पहले जैसा ही होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है, ठीक है। वही अगर 18th सेंचुरी की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ इन द 18th सेंचुरी सॉ ए मेजर इंक्रीज इन द यूरोपियन पॉपुलेशन। यूरोप के पॉपुलेशन में बहुत हमको बड़ी वृद्धि देखने को मिलती है 18th सेंचुरी के अंदर। बेटर एग्रीकल्चरल मेथड्स इंक्लूडिंग क्रॉप रोटेशन एंड द यूज ऑफ न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटो एंड मेज इंप्रूव फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल मेथड्स को बेहतर करना, क्रॉप रोटेशन का यूज करना और नए क्रॉप्स को उगाना जैसे कि पोटैटो हो गया, मेज हो गया, ठीक है, इससे फूड प्रोडक्शन बेहतर होता है। पीपल हैड बेटर न्यूट्रिशन, लोगों के पास बेटर न्यूट्रिशन मिलता है जिसकी वजह से उनके डेथ कम होते हैं स्टारवेशन की वजह से। जो भूखमरी से जो लोग मर रहे थे वो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पॉपुलेशन अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है। मेडिकल नॉलेज ऑल्सो इम्प्रूव स्लाइटली, यहाँ पे कुछ मेडिसिन के बारे में भी लोगों को अब ज्ञान होने लग जाता है, ठीक है। ऑल्दो मॉडर्न मेडिसिन हैड नॉट येट डेवलप्ड बेटर हाइजीन्स एंड फ्यूअर आउटब्रेक्स ऑफ प्लेग हेल्प पीपल टू लिव लॉन्गर। अभी भी यहाँ पर जो हमको आधुनिक जो मेडिसिन के बारे में होना चाहिए पता, ठीक है, दवाइयों के बारे में वो नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हाइजीन्स को बेहतर करके और जो आउटब्रेक, प्लेग का जो आउटब्रेक था उससे बच के लोग अब थोड़ा लंबा जीने लग जाते हैं। द डेथ रेट ग्रेजुअली डिक्लाइन व्हाइल द बर्थ रेट रिमेन हाई। अब यहाँ पे क्या होता है, चूँकि सब चीज़ें सुधर जा रही हैं तो बर्थ रेट तो हाई था ही बट अब डेथ रेट क्या हो गया, लो हो गया। तो इसके बीच जो गैप हो गया ना वो बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसकी वजह से यहाँ पे हमको रैपिड पॉपुलेशन को देखने को मिलता है, ठीक है। लोग मर कम रहे हैं बट जो जी रहे हैं लोग, यानी जो बर्थ है वो उतना ही है, तो इससे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्बनाइजेशन। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल्सो ग्रीव। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, ठीक है, तो शहर और नगर भी और बसने लगे। मेनी पीपल मूव फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ वर्क, ट्रेड एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत सारे लोग क्या हुए कि यहाँ पे विलेज से, गांव से शहर की तरफ आए अपने काम के खोजने में, ट्रेड और बेहतर अपने लिए अवसर ढूंढने के लिए वो शहर की तरफ बढ़े। सिटीज़ सच एज लंदन, पेरिस एंड एम्स्टर्डम बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यहाँ पे जो बड़े बड़े शहर थे जैसे लंदन हो गया, पेरिस हो गया, एम्स्टर्डम हो गया, ये केंद्र बने कॉमर्स और इंडस्ट्री के, ठीक है। यहाँ से उद्योग बहुत बढ़ा। अर्बन ग्रोथ इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट्स एंड न्यू इंडस्ट्रीज। दिस प्रोसेस लेटर सपोर्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब चूंकि यहाँ पे शहर का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, तो इसकी वजह से यहाँ पे मार्केट्स बनाए गए, ट्रांसपोर्ट ज़्यादा चलने लगा, ठीक है, और नए नए इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप किए गए ताकि जो डिमांड्स है उसको कंप्लीट कर पाएँ। और यही प्रक्रिया जो है वो बाद में सपोर्ट करता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, ठीक है, औद्योगिक क्रांति को, ठीक है। माइग्रेशन वाज अनदर इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक ट्रेंड। माइग्रेशन भी एक यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं कैसे। मेनी यूरोपियंस माइग्रेटेड विद इन द कंटिनेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ही ये लोग क्या करने लगे, इधर उधर एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट करने लगे। अदर्स मूव टू कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। और वहीं दूसरे जो यूरोपियंस थे वो अपनी कॉलोनीज, जहाँ जहाँ उनके कॉलोनीज बने हुए थे वहाँ भी वो माइग्रेट करके चले गए, मूव करके चले गए, जैसे नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका और एशिया में, ठीक है। दिस माइग्रेशन हेल्प एक्सपैंड यूरोपियन इन्फ्लुएंस अक्रॉस द वर्ल्ड एंड रिड्यूस पॉपुलेशन प्रेशर इन सम रीजन्स। अब ये जो माइग्रेशन हुआ ये एक तो यूरोपियन के जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सपैंड करने में मदद किया पूरे विश्व भर में, और साथ ही साथ जो पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ता किसी एक जगह पे, अगर सारे यूरोप में ही होते तो पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था, तो किसी एक खास क्षेत्र में जो प्रेशर बढ़ता वो इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है, प्रेशर बढ़ने से बच गया। सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ इसका, देखते हैं। द ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर फूड, लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुआ तो यहाँ पे डिमांड भी बढ़ गया फूड का, लैंड का और एम्प्लॉयमेंट का। इट इनकरेज एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो कि इनकरेज करता है एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को।
However, it also create problems such as poverty, overcrowding and unemployment in some cities। जबकि इसके कई सारे हमको प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़े, जैसे कि गरीबी आया, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का एरिया हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत तेज़ी से हो गया क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आया कुछ शहरों में, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरीज ट्रांसफॉर्म यूरोप। जो यूरोप में जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स आया 17th और 18th सेंचुरी में, उसने पूरे यूरोप को बदल दिया। While the 17th century was marked by slow population growth due to wars, disease and famine, the 18th century witnessed the rapid population growth because of agricultural progress, better food supply and lower death rates। चूँकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 17th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है क्योंकि बहुत सारे वॉर्स होते हैं, बीमारियाँ होती है, फेमाइन आता है। वहीं 18th सेंचुरी में बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ करता है क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोग्रेस बेहतर हो जाता है, फूड सप्लाई बढ़ जाता है और डेथ रेट कम हो जाते हैं। These demographic changes laid the foundation of economic development, urbanization and the industrial revolution in the Europe। और ये सारे जो बदलाव आते हैं ये आगे चलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को तैयार करता है, अर्बनाइजेशन लाता है और जो औद्योगिक क्रांति देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है, वो देखने को मिलता है यूरोप के अंदर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे 17th और 18th सेंचुरी के समय जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं डेमोग्राफिक ट्रेंड के अंदर, वो बदल देता है पूरे के पूरे यूरोप को। तो इस तरह से हमने आज का सेशन अपना कंप्लीट किया जो था BHIC 108 का। आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसको लाइक किया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं आप उसे हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें, जहाँ पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेशंस लाते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। और हमारे गेस्ट पेपर को डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे जाना है और यहाँ से सर्च कोड्स पे अपने सब्जेक्ट कोड को सर्च करके अपने गेस्ट पेपर को यहाँ से आप परचेज कर सकते हो, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से अपने एग्जाम को दीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए अपनी आगे के एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।